हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जग गए हैं और अपनी तैयारी के लिए आपने जो अपना शेड्यूल है उसको दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी कीजिए। आपका दिन बहुत बड़ा होता है लेकिन आप लेट शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम शुरू का सुबह का जो होता है उसके दौरान आपके पास काम कम होता है। जैसे सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 बजे तक बहुत बहुत सारे जनों के पास काम कम होता है, डिस्टरबेंस कम होती है। तो सुबह के टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी टाइम में आप बहुत सारा आप कुछ घंटे चुरा सकते हैं अपने शेड्यूल से। अगर आप कहीं बिजी है तो आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगी और अच्छी पढ़ाई होगी। तो हम शुरू कर रहे हैं आज 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 20 से 30 भी जाए, अगर हमारा डिस्कशन जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट इनफ हो जाते हैं रिवीजन के लिए, उससे ज़्यादा क्लासेस नहीं करते हम। 30-40 मिनट तक भी चली जाती है। तो आप सभी को जो है मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और बेस्ट विशेस कि आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो सक्सेस है वो आपका वेट कर रही है, हार्ड वर्क जो कर रहे हैं। आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस, आप बस इसी चीज़ का वेट करें कि आप हार्ड वर्क करें, वो सक्सेस आपके हाथ में ही होगी। तो आप सभी को अ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले मैं दे देता हूँ। जो केवीएस पीआरटी के बारे में आपकी क्वेरीज आई हैं उसके बारे में, कि वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे होगी। कुछ बच्चों को कई सारे डाउट हैं और कुछ को लग रहा है कि शायद बहुत सारे अटैम्प्ट कर दिए जाएं तो ठीक रहेगा। हमने बहुत सोच समझकर तैयारी हमने भी की है। हमने बहुत सोच समझकर आपको 2 अटैम्प्ट दिए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम 4 अटैम्प्ट देंगे या 5 अटैम्प्ट देंगे तो जो टेस्ट सीरीज की जो कहते हैं, जो सरप्राइज एलिमेंट है वो खत्म होगा। आपको पहले से ही, अगर आप कंटेंट कोर्स से जुड़े हैं तो गूगल फॉर्म में आप हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिशियल होंगे ही होंगे, आपके रिवीजन करवाएंगे करवाएंगे। लेकिन आप सभी जब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, 2 अटेम्प्ट क्यों दिए गए, उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये रिवीजन का प्लान है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप रिवीजन करवाते थे, रिवीजन करवाइए, आप टारगेट देते थे तो हम पढ़ते थे। तो ये रिवीजन का वही प्लान है। आप इस प्लान को ज्वाइन करेंगे तो देखिए, मैंने कहा है कि हम 20 टेस्ट लेंगे, वीक में एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर वीक आप एक रिवीजन कंप्लीट करें और संडे को टेस्ट दें। आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो ठीक है। और जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं इस मंथ के बाद, वो भी इस प्लान को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक रिवीजन करें और संडे को टेस्ट दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक एक अटेम्प्ट में आप 20 रिवीजन करेंगे। अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब 2 अटेम्प्ट है तो आप 40 रिवीजन करेंगे। अब क्या होगा अगर अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ा दिए जाए। अगर मैं अटेम्प्ट 5 कर देता हूँ तो आप नॉन सीरियस तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे। आप किसी भी टाइम टेस्ट को खोलेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो डिफिकल्ट लग रहे हैं, चलो पढ़ के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको 20 क्वेश्चन को, आप जो उनकी सीक्रेसी थी वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब टेस्ट सीरीज की जो सीक्रेसी थी, जो सरप्राइज एलिमेंट था, वो खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट टाइम इन 20 क्वेश्चन को के आंसर पक्का पढ़ के आएंगे और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और हमारा जो लक्ष्य है आपको वो रिवीजन करवाना है कंप्लीट सिलेबस का। तो वो कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ये चांसेस होंगे कि 5 टेस्ट, अभी तो 5 अटेम्प्ट है, चलो वापस हो जाते हैं, मुझे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, पढ़ के आते हैं। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पढ़ के आइए। जब पढ़ के आएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आपको 40, आप जो बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, क्या वो उनको नहीं पता कि हम 2 अटेम्प्ट कह रहे हैं। अगर हमें लगता है कि जो केवीएस की वैकेंसी डिले हुई है तो हम इसको 3 भी कर सकते हैं, आगे चल के 4 भी कर सकते हैं। हमने जो भी बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े थे स्टार्टिंग में, उनको 1499 का ऑफर दिया था। हमने कहा था कि कुछ ना कुछ तो हमें बेसिक चीज़ें निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हमने टाइपिंग के लिए भी एक बंदे को हायर किया है, तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का आइडिया लगाइए कि हमने 1499 पे आपको स्टार्टिंग में ऑफर दिया कोर्स के लिए। उसके बाद जो ओल्ड स्टूडेंट थे, जब हमने ऑफर को ख़त्म किया तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए फिर हमने 1499 ही दिया।
और लगभग 2 महीने तक ओल्ड स्टूडेंट को यही, 2 महीने तो नहीं, 1 महीने से ज़्यादा यही रहा। तो उसके बाद हमने ओल्ड स्टूडेंट के लिए 1999 भी कर दिया था, ठीक है। और अब जब हमने 2499 किया है, तो ये हमारा आपको दिखाई तो देगा, शायद इतना दिखाई देगा वहां पर लिखा हुआ, लेकिन आप फीडियाज 30 कोड लगाएंगे, कूपन लगाएंगे, तो आपको ये फीडियाज 30, ये 30% डिस्काउंट हो जाएगा। इससे आपको ये कोर्स इतने में मिलेगा। और इस कोर्स में आपको जिन बच्चों ने 1499 में लिया है, अब देखिए हमने क्या क्या दिया है। स्टार्टिंग में जो लिया है, हमने पूरा वीडियो कोर्स दे रहे हैं हम उसको, वीडियो कोर्स होगा, प्लस आपको गूगल फॉर्म में टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, नोट्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद आप गूगल फॉर्म के टेस्ट तो हो ही रहे हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म के टेस्ट जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज पूरी फ्री हो गई है, ठीक है। तो विश्वास तो कीजिए कि आपको इतने में क्या हो रहा है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत है क्या। देखिए 3999 में पहले ही आपको इतना बढ़िया ऑफर दे दिया गया है, तो आपको इतनी सोचने की जरूरत है कि अपनी पढ़ाई के लिए आप जस्ट इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़िए प्लान के साथ। आप सब बच्चे प्लान के साथ आगे बढ़िए, इस रिवीजन स्ट्रेटेजी में हिस्सा लीजिए, बस इतना करिए, बाकी काम हमारा है, इसलिए इस पे इतना नहीं सोचना। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की हृदय और आत्मा संविधान किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप सबको पता है। हृदय और आत्मा किसने कहा? बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था, हृदय और आत्मा। ये ऐसा अधिकार है जिस अधिकार से बाकी अधिकारों की रक्षा होती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा होती है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो इस अधिकार के कारण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, और इससे आप अपने सारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल अंडर द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए राइट टू इक्वालिटी है, हम जानते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आप देखेंगे आर्टिकल 18 तक इक्वालिटी आपको मिलेगा। राइट टू फ्रीडम 19, 20, ठीक है, यहाँ आपको ये मिलेगा, ठीक है, 21 राइट टू फ्रीडम, ठीक है, 22, ये सब आपको है। उसके बाद राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, बिल्कुल ये राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर आर्टिकल 29, 30, ये दोनों इसी के लिए है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल संविधान में संशोधन किया गया था, 44th अमेंडमेंट किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। तो इस आर्टिकल, इस फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया था। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट हो गया है, ठीक है, लीगल राइट हो गया। क्योंकि सरकार को बहुत सारी जगह एक्वायरमेंट करनी होती थी जमीन, और जमीन एक्वायर करते थे तो प्रॉपर्टी का राइट खत्म हो जाता था, और सरकार को बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने होते थे, रेलवे, रोड वगैरह। तो उसने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इनमें से किसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस, किसी भी पेशे या व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, राइट टू मूव फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप जाने का अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो आपको पता चल ही गए हैं, नॉर्मली 12 से शुरू हो जाएंगे ये, ठीक है, आर्टिकल 12 से शुरू हो जाएंगे। तो ये मौलिक अधिकार तो आपने देखा है कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इसमें आप जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। किसी भी पेशे या व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, यहाँ पर ध्यान रखना कि वो जो पेशा है वो वैध होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि किसी ने नहीं पूछा है। उसके बाद राइट टू मूव, ये भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये
यहाँ पर ये भी कट गया, तो आपके 3 ऑप्शन कट गए हैं। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो राइट्स हैं ये जिसको देख के नीतियाँ बनाई जाती हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल किए गए थे। लेकिन क्योंकि हम आज जस्ट आज़ाद हुए थे, हम इतने गरीब थे, रिसोर्सेज कम थे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया। बाद में जैसे देश ग्रो करेगा तो ये फंडामेंटल राइट में शामिल होंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये पहले 45 आर्टिकल में था और ये फंडामेंटल राइट नहीं था। अब ये 21 ए में आ चुका है एज फंडामेंटल राइट। धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो इसको शामिल करते रहेंगे हम फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। laws have been made to prohibit children from working in which of these industries, इनमें से किस उद्योग में बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आर्टिकल 24 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 24 देखना पड़ेगा और इसमें बताया गया है कि आप किसी को फोर्स 14 साल से नीचे बच्चों को हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इनमें से किस उद्योग में बच्चों को काम करने से रोकने के कानून बनाए गए हैं। देखिए, बीड़ी मेकिंग, बीड़ी मेकिंग उद्योग है, फायर क्रैकर एंड मैसेज है, प्रिंटिंग एंड डाइंग, सारे के सारे हैजार्डस है। बीड़ी मेकिंग में भी आप देखें वहाँ पर बच्चों की हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। फायर क्रैकर्स, आग लग जाती है। शिवाकाशी आपको पता है, शिवाकाशी तमिलनाडु में कई बार आपने देखा था पहले न्यूज़ में, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पे पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी, इलीगल तरीके से बच्चों से काम करवाते थे, बच्चे मर गए। ठीक है, एंड प्रिंटिंग एंड डाइंग, बिल्कुल ये भी रंगाई और छपाई केमिकल उद्योग है, हैजार्डस है। तो अब इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, जिसे सरकारी ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रैफिक, व्हाट डज इट मीन्स। एक एक्सप्लॉयटेशन, संविधान में एक शोषण का एक तरीका बताया गया है जिसे कहते हैं, ये यातायात नहीं, ये मानव तस्करी, लिखिए इसको मानव तस्करी। ठीक है, मानव तस्करी एक तरीका बताया गया है शोषण का संविधान के अंदर, कि ये शोषण नहीं किया जा सकता। इलीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासतौर से बच्चों और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, उनका एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। तो वो किससे रिलेटेड है, ये ट्रैफिक। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड तो नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, ये भी नहीं है। ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव, हम संविधान के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ट्रैफिक का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम संविधान के अकॉर्डिंग किस एक्सप्लोइटेशन में, ट्रैफिक में किस चीज को इन्वॉल्व किया गया है, दैट इज बी, बी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, भारत का संविधान कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। 7 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है, सी इज 5 एंड डी इज 8। आप बताइए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं आपको। देखिए, आर्टिकल 14 से मुख्य रूप से, वैसे तो 12 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, 12, 13, 14 यहीं से शुरू हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, और 32, 33 तक चलता है। ठीक है, 35 तक है वैसे नॉर्मली। तो आप बताइए कि इतने फंडामेंटल राइट है हमारे पास, फिलहाल 6। पहले 7 होते थे, लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी हमारा है वो 19, ये यहाँ पर इसको एबोलिश कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। इसको लीगल राइट बनाया गया है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे अब। तो हमारा सही आंसर हो गया 6। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसमें आप याद रखें कि कौन कौन से राइट है। आपसे उन राइट्स का नाम लेके भी पूछ सकते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में आपको वो चीज़ें रिवाइज होंगी। आगे देखते हैं। व्हेन वाज द एनएचआरसी सेटअप, एनएचआरसी कब सेटअप किया गया था। ठीक है, एनएचआरसी आप सभी जानते हैं कब सेटअप किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये ऐसा कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, जिसमें जो अध्यक्ष होता है, इसका चेयरमैन जो होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। ठीक है, तो और कोई नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
Which of these is not seen as standard of human right by International Covenant on Economic, Social and Cultural Right? इनमें से किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो परसंविदा हुई है उनके द्वारा मानवाधिकारों के मानक के रूप में नहीं देखा जा सकता? मानवाधिकार हैं, कुछ मानवों को हर जगह अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार होते हैं ये, हर मानव को कुछ अधिकार डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। किस किस अधिकार को उसमें शामिल नहीं किया गया है? राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। और बीमा, ये बीमा नहीं है, इंश्योरेंस मतलब इंश्योर करना उनको, ठीक है। उसके बाद राइट टू हेल्थ, उसके बाद राइट टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, पर्याप्त जीवन, एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर्याप्त जीवन, अच्छे जीवन स्तर का अधिकार अगर कहें तो हमारे आर्टिकल 21 में भी दिया गया है ये, ठीक है। धन के संचय का अधिकार, कि हर आदमी पैसे इकट्ठे कर पाए, और पैसे भी कितने इकट्ठे कर पाए, तो यह अधिकार नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार है कि हाँ, लोगों के स्वास्थ्य पे काम करना है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, समाज के अंदर आप रहते हैं, उस समाज में आप बिना डर के रहें, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी हो, ठीक है। सरकार का दायित्व बने ये कि उस आप लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो आप उन लोगों की सुरक्षा करें, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। आप बाहर घूमते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे लड़कियां हैं, बाहर घूमती है, अगर उनको परेशानी है, सोशल सिक्योरिटी की कमी है, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारा माहौल खराब है, तो इस वजह से आपको भी हथियार घर में रखने पड़ जाते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब उस एरिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारे अधिकार हैं एक्सेप्ट राइट टू एक्युमुलेट वेल्थ, ठीक है, ये अधिकार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर रेफर टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? जो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अधिकार है, आर्टिकल 32 में दिया गया है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या नाम दिया है? द ब्रेन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का मस्तिष्क है वो। हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का दिल और आत्मा है, हृदय और आत्मा है। तो आपको पता है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं हुई। तो यहाँ पर इन्होंने इसको तोड़ दिया है दो पार्ट में, तो एक कॉम्बिनेशन का हमारा ऑप्शन है नहीं, तो हमारा बी आंसर हो गया। पिछली बार जो है, आप अगर केवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिला था कि किसे संविधान का जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष यही थे। जब भी कोई कानून बनाया जाता है, पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष वही थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट होने के बाद उस पे संविधान में चर्चा हुई, वोटिंग हुई, वन बाय वन सारे कानूनों को बनाया गया, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये नाम दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लोकतंत्र और अधिकारों के बीच के संबंध को बताता है, अधिक माना जाएगा, सबसे सही माना जाएगा? एवरी कंट्री दैट इज ए डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन, प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है वह अपने नागरिकों को अधिकार देता है। दूसरा है एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन इज ए डेमोक्रेसी, हर कंट्री जो अपने अधिकारों को कुछ जो को अधिकार देती है वो डेमोक्रेसी है। गिविंग राइट इज गुड बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि अधिकार देना ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। तो पहले तो इसी को काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है हर देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, ठीक है। अधिकार दिए गए हैं, इसमें आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, लोकतंत्र उसी को काउंट करेंगे जो आपको फंडामेंटल राइट देता है, ठीक है। ये तो बात बिल्कुल सही सी लग रही है। अब बात करते हैं, प्रत्येक देश जो अपने अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है वो लोकतंत्र है। देखिए, सऊदी अरेबिया है, राजतंत्र है, ठीक है। और भी कई सारे देश हैं, वो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अधिकार तो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है नहीं होगी, ठीक है, ये वाली नहीं होगी, तो हमारा आंसर हो गया ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया में महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है।
ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ ज़रूरी थी क्या पढ़ने के लिए। असल में डिफरेंशिएट करना करना चाहता है कि मोनार्की क्या होती है, ठीक है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, ओलिगोक्रेसी क्या होती है, और उसके साथ साथ आपको डेमोक्रेसी, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया? वुमेन आर गिवन ऑल द राइट, महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं। वुमेन आर गिवन इक्वल स्टेटस विद मैन। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन। वुमेन दे आर ऑफर्ड हाई पोजीशन। देखिए, महिलाओं को वहां पर हाई पोजीशन दी गई है? नहीं, अभी तक वहां महिलाओं को अच्छे राइट नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दे आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन। उनको कई सार्वजनिक प्रतिबंधों का अधीन किया गया है, बुर्का पहनना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और पीछे तो काफी दिन पहले से तो उनको ड्राइविंग का भी राइट नहीं था। ठीक है, तो वीमेन आर गिवन ऑल राइट, नहीं, ये भी नहीं है। इक्वल टू मैन भी नहीं है। दे आर ऑफर्ड हाई पोजीशन, तो आप फाइनली एलिमिनेट भी करें ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे आपका आंसर गलत होने की। एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करें, अगर क्वेश्चन का आंसर भी आता है आपको तब भी बिल्कुल इंश्योर करें, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब है लोकतंत्र में अधिकारों के उल्लंघन के मामले में क्या किया जा सकता है? सिटीजन्स आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए, अधिकार जो दिए गए हैं उनका अगर उल्लंघन हो जाए तो लोग क्या कर सकते हैं? सिटीजन्स आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए, ये तो गलत हो गया। आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो लोकतंत्र कहाँ से होगा? आपको कोई राइट नहीं दिया। दे कैन अप्रोच कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट, ये हो सकता है। दे कैन आस्क देयर रिप्रेजेंटेटिव टू डू नीडफुल, ठीक है, वे अपने प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्य करने के लिए कह सकते हैं। तो देखिए, यह तो बात ठीक है, लेकिन उल्लंघन होने पर आप ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि प्रतिनिधियों की तरफ से ही उल्लंघन हुआ होगा। ठीक है, प्रतिनिधियों ने आपके अधिकार स्वीकार नहीं किए होंगे, तभी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, उल्लंघन हुआ है तो स्टेट का राइट है, स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो आप अपने प्रतिनिधियों के भरोसे बिल्कुल बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखिए, हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल? तो किसने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 को किस संविधान की हृदय और आत्मा है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या फिर राजेंद्र प्रसाद? बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी। ठीक है, हमारा सही आंसर ये हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which one of the following right is available to the citizen of India and not to the citizen of Saudi Arabia? कौन से राइट जो है भारत के सिटीजन को अवेलेबल हैं लेकिन सऊदी अरेबिया के सिटीजन को अवेलेबल नहीं है? ठीक है, द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग। देश एक वंशानुगत राजा द्वारा शासित है। तो ये तो सऊदी अरेबिया के लिए है ना, तो भारत के लोगों के लिए थोड़ी है, तो कट गया। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन भारत के लोग तो पार्टी बना सकते हैं। वीमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि ये भारत के यहाँ पर ये राइट थोड़ी हुआ, ये तो सऊदी अरेबिया के लोगों का राइट है। सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत के लोगों को कौन से अधिकार उपलब्ध है जो सऊदी अरेबिया में नहीं है। तो इस सऊदी अरेबिया में ये चीजें चल रही है तीनों ऊपर की, और भारत के लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के प्रावधान दिए गए हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर सेफगार्डेड मेनली फॉर होम? जो कल्चरल, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की गई है वो मुख्य रूप से किसके लिए की गई है? देखिए, हमारे देश में काफ़ी लोग जो हैं, जैसे आदिवासी हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं, और माइनॉरिटीज़ को उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी का कल्चर उन पे हावी हो जाएगा, या फिर वो अपने तरीके से रहते हैं, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, तो वो अपने आप अपनी मर्जी से मेन स्ट्रीम से जुड़े, तब तक उनकी संस्कृति की रक्षा करनी है, उनके शैक्षिक अधिकारों को बचाना है। तो ये हमारा आंसर माइनॉरिटी हो गया। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं, ये आपको आर्टिकल 29 से 30 में आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल
टू इंडियन सिटीजन को इनमें से कौन सी फ्रीडम अवेलेबल नहीं है? फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, एक मूवमेंट शुरू करना गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, तो सशस्त्र क्रांति में भाग लेने का अधिकार। याद कीजिए 40 जब 1976 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें आपको कहा गया था कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाई जा रही है। इंटरनल डिस्टरबेंस इंदिरा गांधी के द्वारा जब लगाई गई थी कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है और देश में गड़बड़ हो सकती है, तो इस वर्ड को यूज किया गया था। आपको जब इसमें चेंज कर दिया गया बाद में, तो बाद में 44th अमेंडमेंट जब किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार हट गई और मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उसमें इस इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिबेलियन कहा गया, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही इमरजेंसी लगाई जाए, ना कि बिना बात इमरजेंसी लगा दी जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इमरजेंसी लगाई जाती है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार, बेगार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ बैगिंग, भीख मांगने की एक प्रैक्टिस जो होती है, प्रथा जो होती है, उसको बेगार कहेंगे क्या? नहीं। प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग वर्कर टू वर्क विदाउट एनी वेजेस, बिल्कुल, श्रमिकों को बिना मजदूरी के काम करवाना, ठीक है, मजबूर करने का जो प्रैक्टिस है उसको कहते हैं बेगार, ठीक है। एनकरेजिंग वर्कर टू वर्क एट नॉर्मल वेजेस नहीं। आप बेगार में बहुत सारे लोगों को पहले बेगार करवाया जाता था, आज़ादी से पहले भी जमींदार लोग थे और बाकी लोग थे वो करवाते थे, तो उन लोगों को बगैर कोई वो दिए, वेजेस दिए, उनसे बेगार करवाई जाती थी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में संविधान का क्या कहना है, क्या कहता है संविधान? इट स्टैंड अबोलिश्ड, क्या इसे समाप्त कर दिया गया है, जो छुआछूत है उसको खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। इट्स प्रैक्टिस इज, देखिए आपको ध्यान रखना है, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं क्वेश्चन में। आपको लगता है कि पहला आंसर आ गया, लेकिन आपको देखना है नीचे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन भी हमें अवेलेबल है, तो पढ़ना पड़ेगा। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल बाय लॉ, बिल्कुल किसी भी रूप में इसका अगर प्रयास किया जाता है, ये प्रथा की जाती है, तो ये कानून द्वारा दंडनीय है। तो बोथ ए एंड बी का चांस बन गया। सिंस इट इज एन ओल्ड एज ओल्ड कस्टम इट शुड बी रिस्पेक्टेड, अच्छा चूंकि ये सदियों पुरानी प्रथा है इसकी सम्मान किया जाना चाहिए, ये तो गलत है भाई, तो ये हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब हमारा 19वां क्वेश्चन है ये आज का, हम्म, ये वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भाषण भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एवरीवन हैज ए राइट टू थिंक डिफरेंटली, सभी को अलग तरह से सोचने का अधिकार है, ये तो ठीक है। वन में डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल हम गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसएग्री हो सकते हैं, यही हमारा डिफरेंट जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, अपना बहु ओपिनियन का वो है, बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं। वी कैन यूज इट टू इंसाइट पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम लोगों को भड़का सकते हैं सरकार के खिलाफ, नहीं। और वन इज टू फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये ठीक है, तो हमारा सी गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है गवर्नमेंट से, ठीक है, हम गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं, हम कुछ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो आर्म्ड रिबेलियन, वो हथियारों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज राइट टू इक्वलिटी से अबाउट द पब्लिक जॉब्स, पब्लिक जॉब्स जो है उसके दौरान आर्टिकल 16 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट, जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ऑल सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए सभी सिटीजन्स को जॉब देंगे, ये तो गलत बात है, अगर ऐसा होता तो सभी लोगों को नौकरियां मिली होती। जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर द मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, नहीं,
देखिए आप देखिए जनरल कैटेगरी जो होती है उसमें आपको हाई स्कोर लेके आना होता है। तो जनरल कैटेगरी में आप कोई भी कास्ट है, कोई चाहे वो आप एससी से हो, एसटी से हो या ओबीसी से हो, सभी जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं अगर आप कट ऑफ में जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये रिजर्व नहीं है किसी के लिए, ये सबके लिए है। ठीक है, तो मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ रिजर्व नहीं की गई है। यहाँ तो बस मेरिट अगर है तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में ले लिया गया है। ठीक है, वो कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी भी सेक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी जा सकता है। ऑल सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा ये आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और मुझे लगता है आपको बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक करके अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी क्लास लगी, आपको चीज़ें समझ में आई। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट के जरिए, आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, या हमारे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप बच्चे अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अभी तक ये बात नहीं बोली थी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको पढ़ने में बहुत सारी क्लासेस आपको बेनिफिशियल रहेंगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं अलग अलग सेक्शन की, अलग अलग सब्जेक्ट की। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले की क्लासेस से भी आप जब जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको आप स्पीड को कर लीजिए, यूट्यूब की स्पीड को 1.25। ठीक है, आपको टाइम भी कम लगेगा। और आप अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 1.5 पे भी देख सकते हैं। टाइम बचाइए अपना। ठीक है, ज़्यादा रिवीजन कीजिए उस टाइम के दौरान। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। काफ़ी बच्चे हैं मैं देखता हूँ, वो ओल्ड वीडियोज़ पे कमेंट करते रहते हैं। 4-4 5-5 महीने पहले की क्लासेस पे कमेंट करते रहते हैं और कहते रहते हैं क्लास अच्छी लगी, मतलब वो रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्वेश्चन सेट लगाएं। ठीक है, और वो क्वालिटी के क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो आपको हेल्पफुल होंगे ये। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।